हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी जिसको भारतीय राज्य व्यवस्था भी बोला जाता है। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जो है ना दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक एक चीज इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपकी क्लियर ना हो। कोई भी ऐसा कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बचेगा जो आपका क्लियर ना हो, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ते हैं और कई एक जगह से पढ़ते होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन बहुत सी चीजें होंगी जो अभी तक आपकी क्लियर नहीं होंगी कि ये क्या होता है, ये क्या है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ना तो कोई समझाता है और ना ही वो जल्दी से आपके दिमाग में समझ में आते हैं। तो मैं एक भी ऐसा सिंगल वर्ड ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूँ इसमें जो आपकी समझ से बाहर हो और आप उसको कवर ना करते हो। तो इंडियन पॉलिटी जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसका एक बड़ा ही अहम रोल होता है। तो इसको जो पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं तो वो हम इंडियन पॉलिटी जो बुक आती है ना एम लक्ष्मीकांत, उससे हम इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि पूरा का पूरा मैं उससे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का भी इसमें एनालिसिस है और मेरे खुद के नोट्स भी इसमें शामिल होंगे और उस बुक का भी मसाला इसमें शामिल होगा। तो ये जो इंडियन पॉलिटी आपकी क्या बोलता हूं मैं, एम लक्ष्मीकांत है, मैंने उस पुस्तक से इसको उठाया है, मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। तो उसी से मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें फैक्ट लेने वाला हूँ और अपने खुद के जो नोट्स हैं उनसे इसमें डालने वाला हूँ। तो क्लास बहुत शानदार होगी। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक सवाल आता है हमारे मन में। क्या सवाल आता है? वाई नीड वाई द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू अस? हमको संविधान की जरूरत क्यों है? हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए जब आप संविधान को पढ़ रहे हैं। पढ़ क्यों रहे हैं और उसकी हमें क्यों जरूरत है? तो ये बात बहुत क्लियर होना जरूरी है कि संविधान क्यों जरूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या बिना संविधान के भी तो जीवन चल सकता था, क्या संविधान के बगैर जीवन नहीं चल सकता है? तो इसके बारे में दो मत आते हैं कि संविधान की हमें क्यों जरूरत है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो एक तो तर्क ये है और एक आपका तर्क ये है सेकंड। और पहले वाले तर्क में क्या लिखा हुआ मैं आप लोगों को पढ़ता हूं और समझाता हूं। यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम करे, यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम करे और किसी का बुरा ना करे तो हमें संविधान की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? बहुत गजब का पॉइंट लिखा है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम करे और किसी का अहित ना करे, किसी का बुरा ना करे, किसी को ऐसा मतलब ना करे कि जिससे उसको तकलीफ हो, तो हमें संविधान की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा डिफर भी है। क्या है? व्यक्ति कितना ही समझदार क्यों ना हो, चाहे कितना ही बुद्धि और विवेक से काम करे, परंतु कभी कभी वह अपने लाभ के लिए दूसरों का बुरा कर देता है या कर सकता है, कर ही देता है। क्या है? व्यक्ति कितना ही समझदार हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही मतलब साधु हो, संत हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे मतलब किसी भी लेवल पे बैठा हो, कितने भी ऊंचे पद पे बैठा हो, लेकिन कभी ना कभी वो अपने हित के लिए क्या करता है? दूसरों का बुरा कर देता है। और इसीलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कानून का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है उस पे क्या लगाते हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ये उस पे क्या लगाते हैं? एक तरीके से उसको कंट्रोल में करके रखते हैं, एक तरीके से उसको नियंत्रण में रखते हैं। क्योंकि कानून का डर बहुत बड़ा डर होता है। क्योंकि कानून से एक ही बार इंसान, कहते हैं कि भगवान से बच सकता है लेकिन कानून से नहीं बच सकता। तो ऐसा होता है, कानून का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। और जिस देश में भी संविधान नहीं है, हालांकि व्यवस्था तो हर जगह आपको ऊट पटांग देखने को मिल जाएगी, कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां पे परफेक्ट आपका परफेक्टलिज्म कहीं भी होता ही नहीं है। कहीं पे अच्छा होता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है, परफेक्टलिज्म कहीं पे भी नहीं होता है। परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो संविधान की जरूरत हमें क्यों है ये आप समझ चुके हैं। क्योंकि संविधान लोगों के अधिकार और उनके जो कर्तव्य हैं उन पे क्या करता है, एक तरीके से उनको दायरे में रखता है। कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी के व्यक्ति को मतलब कुछ भी करता है
किसी का बुरा करता है तो कानून क्या करता है, उसकी भरपाई के लिए या उसको दंड देने के लिए बनाया जाता है। तो कानून की जरूरत हमें क्यों है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम पढ़ते हैं अपने भारत की राज्य व्यवस्था की तरफ। क्या है जो ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम शुरू कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एक ही चीज है दोनों, बस कानूनों का संग्रह संविधान है, और जो उसको प्रैक्टिकलिज्म में उतारते हैं तो उसको आपका क्या कह देते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था कह देते हैं। तो ये आपका होता है। अब क्या है, राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्रथम अवधारणा क्या बोलती है, जो राज्य व्यवस्था है उससे जो जुड़ी पहली अवधारणा क्या बोलती है, राज्य। कि राज्य व्यवस्था के लिए आपका राज्य का होना बहुत जरूरी है। राज्य बोले तो एक क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, एक देश का होना बहुत जरूरी है, एक विधिवत भूमि का होना बहुत जरूरी है। अब ये राज्य क्या है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट क्या है, स्टेट के अंग क्या हैं, ये सब देख लेते हैं क्या है, और राज्य के अंग, स्टेट राज्य के अंग, ये सब देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राज्य क्या है, वो तो अलग बात है, वो तो हम एक डिफिनेशन में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 12 को पढ़ रहे होंगे, जब हम आर्टिकल 36 को पढ़ रहे होंगे, 36 को पढ़ रहे होंगे, वहां पे जो संविधान में जो बताई गई है ना राज्य की परिभाषा, उसको देखेंगे। लेकिन राज्य कोई भी है वो बनता कैसे है, राज्य के अंग क्या होते हैं, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो राज्य के जो अंग है, सबसे पहला जो अंग है राज्य का, वो भूभाग है, यानी कि लैंड एरिया, लैंड बोले तो एरिया, तो भूभाग होना चाहिए, और एक डेफिनेट लैंड एरिया होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए, जनसंख्या, जिसपे हम गवर्न करते हैं, जिसपे हम शासन करेंगे, ये क्या है, इसके अंग हैं, ये तत्व हैं। इनके बगैर आपका क्या है, राज्य राज्य नहीं हो सकता। जिसके पास कोई भी भूभाग नहीं है, जिसके पास कोई जनसंख्या नहीं है, तो वो राज्य हो ही नहीं सकता। और उसके बाद क्या होना चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए। उस पर गवर्न करने के लिए क्या होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये तीन आपके फैक्ट हो गए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या होती है दोस्तों, आप भूभाग तो समझ ही गए, एक निश्चित एरिया जहाँ पे हम रहते हों और जहाँ पे हम शासन कर सके हों, और जहाँ पे कुछ जनसंख्या भी रहती हो, और वो एक किसी न किसी क्या है सरकार के अंडर में आती हो, गवर्नमेंट के अंडर में आती हो, तो वो आपकी क्या हो गई, इतने 3 पॉइंट हो गए। चौथा क्या है, जो भी सरकार उस पर गवर्न करती है, शासन करती है, वो संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु बोले तो उसे किसी भी हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहरी देश की उस पर क्या है कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में सारे निर्णय लेने में सक्षम हो, चाहे वो उसकी विदेश नीति हो, चाहे वो उसकी देश नीति हो, चाहे इंटरनल अफेयर हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो, वो अपने सारे मामलों में जो एक तरीके से सारे के सारे निर्णय लेने की खुद की जो क्षमता होती है, वही आपकी संप्रभुता होती है। संप्रभु मतलब मैं समस्त निर्णय लेने के लिए क्या हूँ, एक तरीके से मैं प्रभु हूँ, यानी कि मैं एक तरीके से प्रभुत्व हूँ, अधिकार रखता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये 4 पॉइंट होने चाहिए। अब ये आपका क्या है, यहाँ पे इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा राज्य है, जिसमें हमारा क्या है, ये हमारा लैंड एरिया है। तो ये आपको मैप में दिख भी रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, जो शासन व्यवस्था है हमारी, हमने राज्य के अंग देख लिए। अब ये हम बेसिक ले रहे हैं, बेसिक मतलब एक तरीके से आज की जो क्लास है वो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं जो कि आपके संविधान से मतलब डायरेक्ट मैच खाता। ये एक तरीके से क्या है, उसकी व्यवस्था को आज बतलाएंगे कि उसमें होता क्या क्या है। तो शासन जो गवर्नेंस है उसकी क्या होती है, 3 आपके पिलर हैं, 3 आपके क्या हैं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 3 आपके अंग हैं शासन करने के। 3 आपके क्या होते हैं, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट अंग। एक आपका क्या है, विधायिका है, जिसको लेजिस्लेचर बोला जाता है, विधायिका को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर। और एक आपका क्या है, कार्यपालिका, और जो आपका तीसरा है वो आपका क्या है, न्यायपालिका। इन्हीं यही मतलब 3 आपके क्या हैं, स्तंभ हैं जो हमारे शासन का आधार हैं। इन्हीं पे ये क्या है, शासन रुका हुआ है, यही शासन पे गवर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं को मिलके बनती है। अब ये जो विधायिका है इसका कार्य क्या है, कार्य इनके सबके देख लीजिए। इसका कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून का बनाना। कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट, कुछ भी बनता है वो विधायिका ही बनाती है। उसके बाद जो कार्यपालिका है, इसका कार्य क्या है, कानून को लागू करना। मतलब कोई भी कानून बना है तो उसको लागू कौन करेगा,
लागू करेगा कार्यपालिका। कौन करेगा? कार्यपालिका उसको लागू करेगी, क्योंकि कानून बनाना अलग बात है और उसको एक तरीके से प्रैक्टिकलिज्म में उतारना एक अलग बात है। तो उसका काम होता है कार्यपालिका का, वो उस कानून को लोगों पर क्या कर देती है? लागू करती है। और उसके बाद जो काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। कार्य क्या होता है इसका? न्याय करना। क्या जो कानून बने हैं, कोई भी कानून बनता है, क्या वो एक तरीके से उचित या अनुचित तो नहीं है? कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है जिससे मतलब लोगों का अनुचित होने लगे, लोगों का एक तरीके से मैं क्या बोलूं, दुरुपयोग होने लगे। तो ये जो न्यायपालिका है ये उसके लिए क्या करती है? न्याय करती है, और कानून के आधार पर ये न्याय करती है। कानून को जस्टिफाई भी आपको कौन करता है? न्यायपालिका ही करेगी कि कानून मतलब एक तरीके से वैलिड है या इनवैलिड है। ऐसा तो नहीं कानून किसी भी चीज़ों का उल्लंघन करता हो जो हमारी क्या कहते हैं प्रियम्बल में दी हुई हैं, क्योंकि प्रियम्बल ही हमारा आधार होगा। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं मतलब आगे जो पढ़ेंगे, तो हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे, और प्रियम्बल को इतने गजब से मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्रियम्बल की एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एक एक वर्ड का मतलब जो उसमें छुपा हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा का पूरा जो संविधान है वो प्रियम्बल में ही छुपा हुआ है। अगर आपने प्रियम्बल को समझ लिया तो आप समझिए कि आपने संविधान की आत्मा को देख लिया है। संविधान के एक तरीके से बोलता हूँ जो एक अवतार रूप होता है उसको देख लिया है। तो ये आपकी क्या है? न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? एक अंग है, और ये एक स्वतंत्र अंग है। क्या है? एक स्वतंत्र अंग है। अभी मैं बताऊंगा अभी। अब नोट करके एक मैं चीज लेके आया हूँ, शासन का एक चौथा स्तंभ भी होता है। तीन तो आपने ये देख लिए, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, और ये क्या हो गया आपका? न्यायपालिका। ये तीन आपके स्तंभ में कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून के आधार पे न्याय करना, ये किसका काम है? ये आपका न्यायपालिका का काम है। चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। लेकिन जिसका जो आजकल बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं बोलूं, ये है तो बहुत बड़ा स्तंभ आपके गवर्नमेंट का, लेकिन ये मिसयूज बहुत करता है। ये जो है बहुत मिसयूज इसका होता है, और बड़ा ही लोग इससे मतलब एक तरीके से इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो विधायिका और कार्यपालिका में मैंने बराबर इक्वल टू का निशान लगाया है। ये क्यों लगाया है? क्योंकि भारत में जो विधायिका है वही आपकी क्या है? कार्यपालिका है। अब ये बात आपके समझ में आई है या नहीं आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे क्लासें आप करते रहेंगे आपको समझ में आती रहेगी। भारत में जो विधि बनाने का कार्य करता है वो विधायिका करती है, और उसको जो कार्य मतलब विधि को लागू कराता है वो आपका कौन करता है? कार्यपालिका। और ये दोनों एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं है। बस जब ये कानून बनाती है तो इसको विधायिका कहते हैं, और जब ये उसी कानून को लागू करती है तो उसको कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक ही चीज है, बस एक ही चीज के दो नाम है। जैसे कि शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शासन जो है हमने देख लिया क्या है? विधायिका है, उसमें कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब इसके भी देख लेते हैं। जो विधायिका होती है, विधायिका एक आपकी केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है। ऐसे ही आपका जो कार्यपालिका है वो भी केंद्र की होती है और राज्य की होती है। लेकिन जो आपकी न्यायपालिका है ये ना तो केंद्र की होती है, ये आपकी ना ही आपकी राज्य, मतलब ये क्या होती है? अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय होती है, और ये केवल केवल आपका क्या होती है? सेंट्रल लेवल पे, और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी काम करती है, उसके बाद जिला लेवल पर भी काम करती है। लेकिन इनकी तरह उसका क्या होता है? सिस्टम नहीं होता है। ये मतलब इसका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। जैसे कि अगर अगर आप मान लीजिए मतलब आपने कोई भी जो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, जैसे ये सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके बाद क्या है आपका? उच्च न्यायालय है, और उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला कोर्ट होते हैं, मतलब जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनका ये होता है। तो ये इनका एक ऊपर से नीचे तक क्या है? क्रम बना हुआ है कि अगर आपने कोई मतलब कोई भी आपका मामला है यहाँ पे नहीं सुलझता है तो आप यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं। जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं। अगर वहां भी आपका नहीं कुछ होता है तो आप जाके यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है बना हुआ, और ये मतलब इनका ऐसा नहीं है कि जो राज्य का मतलब कानून है तो राज्य का अलग ही अपना क्या होगा? न्यायालय होगा। इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, राज्य का अपना न्यायालय तो होता ही होता है। लेकिन अगर वहां से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर कोई आप जैसे कि कोई केंद्र का मतलब एक केंद्र की आपकी क्या है विधायिका, एक आपकी क्या है राज्य की विधायिका, तो इनमें क्या होता है? अलग अलग थोड़ा वो होता है। जैसे कि
कुछ विषय हैं जिन पे सिर्फ केंद्र ही आपका कानून बनाएगी और कुछ विषय हैं जिस पे आपका राज्य ही कानून बना सकती है और राज्य अपने हिसाब से बना सकती है, फिर उस पे आपका किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा वो नहीं कर सकती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के आपके जो कानून हैं, जो भी आपकी विधियां हैं, जो भी आपके उसके क्या है फंडामेंटल्स हैं और हाई कोर्ट के जो फंडामेंटल्स हैं वो अलग हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। राज्य अपनी हिसाब से उसको नहीं कर सकता, ये इसका अपना खुद का एक सिस्टम होता है और ये अपने हिसाब से डिसाइड करता है सारी चीजें। तो बात शायद कुछ हद तक समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो जैसे जैसे क्लासें होती रहेंगी आपको समझ में आता रहेगा। तो केंद्र की जो कार्य विधायिका है वो आपकी क्या है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक दी है, मैंने यहाँ पे आर्टिकल भी डिफाइन कर दिए हैं। और राज्य की जो है वो 168 से लेके 212 तक है, यानी कि 212 तक है। और जो कार्यपालिका है ना वो केंद्र की 52 से लेके 78 अनुच्छेद तक है। और जो राज्य की कार्यपालिका है वो आपकी 153 से लेके 167 तक आपकी दी हुई है। तो ये आपके क्या है, इसके अनुच्छेद भी मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। ऐसे ही आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट, जिसको आपका क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय या इसको उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, ये आपका 124 से लेके 147 तक दिया हुआ है। और जो उच्च न्यायालय है वो आपका 214 से लेके 237 तक दिया हुआ है। और जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका मैंने आर्टिकल नहीं लेके आया हूँ और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वही मैं लेके आऊँगा, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, कोई भी इधर उधर की चीज़ मैं नहीं कराऊंगा। तो अब क्या है, जो केंद्र की विधायिका है, मतलब हमने केंद्र की विधायिका देख ली, राज्य की विधायिका देख ली, अब उसको देख भी तो लेते हैं ये बनती कैसे। जैसे हमने बता दिया ये अनुच्छेद 79 से लेके आपकी क्या थी 122 तक थी, तो उसमें देख लेते हैं इसके प्रमुख अंग क्या हैं। तो जो आपकी केंद्र की विधायिका है उसको संसद बोला जाता है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। इसको अगर संसद बोल रहे हैं यानी कि आप केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र की विधायिका की बात कर रहे हैं या सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं। अगर आप विधानमंडल बोलते हैं इसका मतलब आप स्टेट लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो संसद है ये आपका आर्टिकल 79 में दिया हुआ है और संसद जो है वो 3 अंगों से मिलके बना है, संसद के 3 अंग हैं। लेकिन अगर आपसे सदन पूछा जाए तो सदन आपके 2 हैं, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर आपसे अंग पूछे जाए तो फिर 3 हैं। कौन से हैं, राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, लोकसभा जो कि आपका आर्टिकल 81 में दिया हुआ है और राष्ट्रपति जो कि आपका आर्टिकल 52 में दिया है। और मैं आर्टिकल की एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जिसमें आपको सारे आर्टिकल की तो ट्रिक नहीं बन सकती, लेकिन जितनी भी बनेगी मैं उनकी एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जिसमें आप आर्टिकल को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये मतलब बहुत अच्छा भी होगा आपके लिए। अब ये जो विधानमंडल है ये आपका 168 से लेके और मैंने आपको 212 तक बताया था ना, तो इसमें जो विधानमंडल है वो 168 में दिया है अनुच्छेद में। और विधान परिषद आपकी कहाँ पे दी है, ये आपकी क्या है 169 में। और विधानसभा 170 में। और राज्यपाल का जो पद है वो आपका 153 पे दिया हुआ है, 53 नंबर पे आपका क्या है दिया हुआ है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी यहाँ तक की। तो ये क्या है आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर है यानी कि संसद, ये आपका विधानमंडल है। अब यहाँ पे जो राज्यसभा का कार्य है वही आपका इसमें विधान परिषद का कार्य होता है। जो यहाँ पे लोकसभा का होता है वही आपका विधानसभा का होता है। और जो कार्य यहाँ पे राष्ट्रपति का होता है वही कार्य यहाँ पे राज्यपाल का होता है। बस कुछ एक्सक्यूज होंगे तो मैं उसको देख लूंगा और बता भी दूंगा। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है मैंने विधायिका आपको बता दी। अब कार्यपालिका देख ली, ये जो कार्यपालिका है केंद्र की, जो अभी हमने बात की ना, केंद्र की विधायिका की तो बात कर ही ली, अब केंद्र की कार्यपालिका की बात करते हैं, फिर राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं। ये जो है हमारी अध्यक्षीय है। अध्यक्षीय बोले तो ये 2 तरह की होती है, मतलब है नहीं, 2 तरह की होती है। एक तो आपकी क्या होती है अध्यक्षीय होती है जो कि आपकी यूएसए में चल रही है। और एक आपकी क्या होती है संसदीय कार्यपालिका होती है जो कि आपकी ब्रिटेन में चल रही है। और ब्रिटेन की ही कार्यपालिका को क्या है हमने अडॉप्ट किया है, क्या है उसी को हमने लिया है। अब यहाँ पे क्या है दोहरी कार्यपालिका की अगर बात करें तो ये फ्रांस में है, वहां पे दोहरी कार्यपालिका है। और जो आपकी बहुदलीय कार्यपालिका है वो आपकी कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये कार्यपालिका के टाइप हैं अध्यक्षीय, संसदीय और आपकी दोहरी और आपकी क्या है
बहुदलीय। तो जो ब्रिटेन की है वो ही हमने अडॉप्ट की है। स्थायी कार्यपालिका होती है, एक आपकी राजनीतिक कार्यपालिका होती है। स्थायी में आपकी नौकरशाही आती है। नौकरशाही सर क्या होती है, जैसे कि आप कोई अधिकारी बनते हो, आईएएस है, पीसीएस है, कोई भी आपका छोटा मोटा कोई भी अधिकारी होता है वो आपका नौकरशाही में आता है, यानी कि सरकार का नौकर होता है, वही आपकी नौकरशाही व्यवस्था कहलाती है। और वो स्थायी होते हैं, क्योंकि आप किसी आईएएस पीसीएस वाले को हटा तो नहीं दोगे, उसका ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन उसको क्या है, हटा नहीं सकते हो। और एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसमें आपकी दो तरह की होती है, एक तो आपकी नाम मात्र की और एक आपकी वास्तविक। तो नाम मात्र का, जैसे कि राष्ट्रपति में कोई भी पावर नहीं होती है, सिर्फ एक तरीके से नमूना बना के बैठा दिया जाता है, और वो क्या रहता है, केवल नाम मात्र के लिए रहता है। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपकी कहाँ होती है, मंत्रिपरिषद, जिसका हेड आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, आपकी वास्तविक शक्तियों का हकदार होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, कार्यपालिका हो गई। और ये हमने कहाँ से ली है, संसदीय जो प्रणाली है हमारी कार्यपालिका वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की जो कार्यपालिका है वो भी आपकी दो तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका और आपकी राजनीतिक। इसमें भी आपकी नौकरशाही जो राज्य के कर्मचारी हैं, और इसमें भी आपकी नाम मात्र की, जैसे कि राज्यपाल, और वास्तविक यानी मंत्रिपरिषद बोले तो मुख्यमंत्री। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, जो आपका केंद्र में लगेगा वही आपका राज्य में लगेगा। बस कुछ कुछ पॉइंट होंगे जिनको मैं जब जो चीज आएगी वहां पे ही बताऊंगा, मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं बता सकता। तो ये क्या है, हमने ये भी देख लिया। अब हमारा क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका हम बता ही चुके हैं, सबसे ऊपर क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। उसके बाद हाई कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो आपकी 214 से लेके आपका कहाँ तक है, 237 तक है। उसके बाद क्या है, आपके अधीनस्थ न्यायालय है, और ये इनका अपना एक क्रम होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपका उच्च न्यायालय, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। और इनकी ये अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। कैसा है, एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंटरी आपका क्या है, बॉडी है। तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये अपने आप में क्या है, फ्री एकदम है। तो ये क्या है, ये आज का हमने एक तरीके से बेसिक हमने देख लिया। तो क्लास आपको लोगों को कैसी लगी है बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल महान सर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हम कल पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार बता देते हैं। इसी में क्या है, भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें आप पुर्तगाल कंपनी आती है, ब्रिटेन आते हैं, जे आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, और इनका ये क्रम है, इनकी कंपनी का नाम क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और कैसे फिर ये भारत पे शासन करने लग जाते हैं, कैसे ब्रिटेन सभी कंपनियों को हटा के अपने आप खुद को एक पावर के रूप में स्टेब्लिश करता है। तो ये सारी बातें करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू।